नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं सतत विकास, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, एलटी ग्रेड, सीटैट, यूपीटैट, पैट, सुपर टैट और आलोक सेवा आयोग द्वारा जो भी आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा आपके लिए, क्योंकि हम आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उनके उत्तर और समाधान भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उतरते हैं हम पर्यावरण पारिस्थितिकी की गहराई पे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है। यहाँ पर पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है। क्या निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है? कपास, जानवरों की हड्डियां, अल्मुनियम या लकड़ी। बताइए आपका उत्तर कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर राइट होगा वो होगा एल्युमिनियम फॉयल। क्यों? ध्यान दीजिए, जीवों के माध्यम से हम जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है जैसे उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल। जो पदार्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं वो आपके पदार्थ होते हैं बायोडिग्रेडेबल पदार्थ। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम फॉयल है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि कपास, जानवरों की हड्डियां, लकड़ी आदि बायोडिग्रेडेबल है। तो प्रश्न के अनुसार जो हमारा उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है कई बार। पारितंत्र के दो मूल घटक, यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि पारितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से हैं। क्या पौधे और प्राणी हैं, या जीवीय और अजीवीय, या पौधे और प्रकाश, घास, पात और सूक्ष्म। क्या एबायोटिक और बायोटिक है? तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवीय और अजीवीय। ये जो हैं वो पारिस्थितिकी के यानी कि इकोसिस्टम के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। देखिए, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम 1935 में एजी टांसले द्वारा पारितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। टांसले के अनुसार पारितंत्र के दो मूल घटक हैं। कौन कौन से? जैविक और अजैविक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? अभी मैंने आपको बताया था कि 1935 में एजी टांसले द्वारा पारितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी और इसके बाद में जो प्रश्न है वो आया है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द प्रयोग किया। तो किसने किया? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जाएगा, एजी टांसले। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ठीक है, पूछ रहे हैं कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं। देखिए, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को हम फौना कहते हैं तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियों के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, वनस्पतियों के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। और पशुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पशु साम्राज्य समूह को क्या कहते हैं? फौना कहते हैं। दोनों ही एक प्रश्न में आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और दोनों ही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखने में आपको एकदम छोटा सा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन है बहुत काम का। एक एक नंबर से देखिए सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? अजैविक मतलब एबायोटिक नहीं है, बायोटिक है, मतलब कि जीवित नहीं है, जीवित नहीं है वो पूछा गया आपसे, यानी है ना। तो देखिए, पानी जीवित है क्या? मृदा जीवित है, मिट्टी, हवा जीवित है क्या? नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन ऊपर के हमारे कट होंगे। कौन सा आंसर सही होगा? कवक। ठीक है ना। विकल्प के अनुसार पानी, हवा व मृदा अजैविक घटक है, जबकि कवक जो है वो जैविक घटक है। अब जैविक घटकों के अंतर्गत पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु शामिल हैं, जिसमें चाहे वो जलचर हो या नभचर हो
या स्थलीय हों, ठीक है, पानी में रहने वाले हो, हवा में रहने वाले हो, जल के अंदर रहने वाले हो, सारे के सारे जैविक घटक में आते हैं। प्रकाश एवं ताप जैविक घटकों के अंतर्गत पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी होता है, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे मृदा, आर्द्रता, हवा एवं स्थलाकृति ये अजैविक घटक होते हैं, ठीक है ना। मिट्टी सांस नहीं लेती, पानी सांस नहीं लेता, हवा खुद सांस नहीं लेती है, ठीक है, इनमें कोई मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो बेसिक सी बात है, जिन चीज़ों में मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस नहीं होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, अजैविक होते हैं, यानी कि एबायोटिक होते हैं, ठीक है ना। और बायोटिक क्या होते हैं, जिस किसी में मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। बायो का मीन्स ही होता है जीवन, बायो मतलब लाइफ, ठीक है, लिविंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर एबायोटिक पूछा गया है, इट मीन्स जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफ जिसमें एब्सेंट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा, कवक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। देखिए स्वस्थानीय को हम बोलते हैं इन सिटू, क्या बोलते हैं, इन सिटू, ठीक है। जैसे चिड़ियाघर और वनस्पतिक उद्यान एक्स सीट संरक्षण की पद्धति है। इनके अतिरिक्त जितने भी आपको यहाँ विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, दिए गए सभी विकल्प जो हैं वो इन सीटू संरक्षण पद्धति से हैं। कौन कौन से, देखिए जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर, क्या बोलते हैं इसको, बायोस्फीयर, ठीक है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र को। इसके बाद में यहाँ पर है वानस्पतिक उद्यान, ठीक है ना, और फिर है राष्ट्रीय पार्क और है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। यहाँ पूछा गया है कि इन सिटू स्थानीय पद्धति नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, वनस्पतिक उद्यान। ये क्या है, ये एक्स सिटू है, क्या है ये, एक्स सिटू स्थानीय, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट चला जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। यहाँ से हमसे ये पूछा जा रहा है। देखो पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम मैंग्रोव पौधे जो होते हैं वो, देखिए ये पौधे वहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, ठीक है, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। लेकिन इनके साथ एक कंडीशन ये होती है, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के चक्कर में इनकी जो रूट होती है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड ग्रो करने लग जाती है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि घटती उत्पादकता यानी कि जो कम होते जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है हमें मैंग्रोव, दूसरा है घास स्थल या ग्रासलैंड आपके, फिर झील और महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी। तो यहाँ पर किस सीक्वेंस में पूछा गया है, देखिए पहला ऑप्शन महासागर और झील, नहीं, गलत, क्योंकि सबसे पहले मैंग्रोव प्लांट आएंगे। तो मैंग्रोव जिसमें पहले नहीं है वो ऑप्शन आप कट कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, जब हमें छोटी सी चीज़ पता होती है तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि ये चीज़ किन ऑप्शंस में नहीं है, और जब वो नहीं होती है तो क्या करते हैं, उनको कट कर देते हैं, जिससे हमें आंसर को फाइंड करने में आसानी होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा और लास्ट ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं हम मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील, यहाँ पर ये भी 2 बार हो गए हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड वाला। थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है, यानी कि फूड चेन का जो राइट सीरीज़ है वो क्या है यहाँ पर, ठीक है, फूड चेन की कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देखते हैं डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, क्रस्टेशियाई, डाइटम, हेरिंग या डाइटम, हेरिंग, क्रस्टेशियाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपका आंसर जो सही जाएगा वो कौन सा जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। डाइटम जो होते हैं ना ये समुद्रों में पाए जाते हैं और ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि अपना जो फूड है वो खुद ही बना लेते हैं बाय सन रेजेस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स हो गए ना, उत्पादक हो गए। और जो क्रस्टेशियाई जो है यहाँ पर ये शाकाहारी होते हैं, यानी कि क्रस्टेशियाई किसको खाएंगे, डाइटम्स को खाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में क्रस्टेशियाई जो है शाकाहारी है, जो अपना भोजन डाइटम से प्राप्त करते हैं। हेरिंग मांसाहारी होते हैं, जो क्रस्टेशियाई से
भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। हेरिंग जो है वो मांसाहारी होता है। तो यहाँ पर फूड चेन ये फॉलो हो रही है, डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। स्वपोषी भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में जो प्रोड्यूसर्स पे कंज्यूमर जो है डिपेंड है वो, और लास्ट में जो आपका मांसाहारी यहाँ पर हेरिंग है, ठीक है वो। तो ये फूड चेन के क्रम को फॉलो कर रहा है, सही। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन करते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम एनिमल्स की स्टडी एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो बेसिक सी बात है, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है यहाँ पर, पारिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक चल रहा है, पारिस्थितिकी विज्ञान यहाँ पर हमारा चल रहा है। तो इकोलॉजी साइंस यहाँ इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर राइट चला जाएगा, कौन सा, बी, ठीक है। प्राणी विज्ञान नहीं जाएगा, यानी कि जूलॉजी नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान और जीव विज्ञान यहाँ पर, और जीव विज्ञान यहाँ पूरा बायो को रिलेट कर देता है, इसको बायोलॉजी पूरा बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। एक दिशीय प्रवाह मतलब एक ही दिशा की तरफ जो है जाता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिवसीय प्रवाह ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। आहार तथा ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में श्रृंखलाबद्ध रूप में स्थानांतरित होती है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, तो डाइटम्स ने सनलाइट के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाया, ठीक है। इसके बाद में डाइटम्स को क्रस्टेशियाई ने खाया और क्रस्टेशियाई को हेरिंग्स ने खाया। तो यानी कि ऊर्जा कैसी ट्रांसफ़र हो रही है, एक दिवसीय, एक दिशा में, एक ही डायरेक्शन में हो रही है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, एक दिशीय प्रवाह कौन दर्शाएगा, तो एनर्जी यहाँ पर होगा, तो इसका आंसर आपका बी चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा होता है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय उद्यान वन जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। इसमें मानव गतिविधियाँ पूर्ण रूप से क्या होती हैं, बंद होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम्स में पूछा जाता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका ये साइंस वाला पार्ट अगर आता है या ईवीएस से रिलेटेड कोई भी पार्ट आता है, तो आप वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न आपको वहाँ एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में पारित हुआ था। और यह कहाँ लागू हुआ था, ये संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में लागू हुआ था, ठीक है, पूरे भारत में लागू हुआ था। तो 1986 हमारा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह कौन सी तारीख है। सबको पता होगा, आउट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, 5 जून, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब पर्यावरण दिवस को इको दिवस के नाम से भी जानते हैं। किस दिवस के नाम से जानते हैं, इको दिवस, ठीक है, इको डे के नाम से भी जानते हैं। और 2018 का जो पर्यावरण दिवस था उसको होस्ट किसने किया था, भारत ने, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये एक नॉर्मल सी तारीख हमसे पूछी गई है, अभी हाल में 5 जून आने वाली है और उस दिन आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। और इनकी हमें थीम भी एवरी डे जो है वो एवरी ईयर जो है वो जाननी होती है। ये आपके करंट अफेयर्स के फॉर्म में भी आ जाते हैं, थीम्स वगैरह पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको कराई जाएंगी, जिसमें मैं टॉपिक वाइज चीज़ें आपको लेकर चलूँगी जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। फुल करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, देखो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। चीज़ें ये देखी जाती है एग्ज़ाम में एक्चुअल में
100% कौन सी चीज़ें करंट अफेयर से पूछी जाती हैं। और कोई भी चीज़ हो, रोज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी सारा एक महासागर की तरह होता है, जैसे जीके और करंट अफेयर्स, ये एक महासागर की तरह है, ठीक है। ये कभी किसी को पूरा नहीं आया है, ना कभी किसी को पूरा आएगा, ना इसमें कोई धुरंधर होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो जाएगा राइट वो होगा जल चक्र। कैसे, चलिए समझ लेते हैं। देखिए जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है, ठीक है। और बर्फ का जल में क्या होता है? द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को हम बहुत तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा कि नदियाँ और समुद्र का पानी वाष्पीकरण होकर के बादल के फॉर्म में, और कम टेम्परेचर और वाष्पोत्सर्जन से फिर ओले वर्षा के फॉर्म में, फिर जल का स्त्राव, फिर वापस से वो नदी और समुद्र में चला जाता है। तो ये क्या है? जल चक्र किसके, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? इसमें से कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, क्या नाइट्रोजन चक्र में? नहीं, जल चक्र में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, एयर में एब्सेंट होती है? देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें उपस्थित हैं, ठीक है। बहुत सारी गैसें प्रेजेंट हैं। जो ड्राई एयर में डेंसिटी के अनुसार सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो किसकी है? नाइट्रोजन की, ठीक है। कितनी? 78%। आपको पता है 78% नाइट्रोजन की होती है, ठीक है। बाकी आपको कार्बन डाइऑक्साइड की भी पता होनी चाहिए, CO2 की 0.03% होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की भी आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ 20.95, ओवरऑल 21% करके भी ऑप्शंस पे कभी कभी आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और गैस होगी, मैं आपको बता दूँ, जैसे आर्गन हो गया, ठीक है। आर्गन आपके ऑप्शन में, इसके कितनी परसेंटेज होती है? तो 0.93%, ठीक है। ऐसे नियॉन एक गैस होती है, नियॉन इसकी कितनी परसेंटेज होती है? 0.00818%। हीलियम जो है वो हल्की गैस होती है सबसे, इसकी क्या परसेंटेज होती है एटमॉस्फेयर में? तो 0.0005% होती है, ठीक है। अब ऐसे ही मीथेन गैस होती है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, ठीक है। मीथेन गैस आपको पता है ये धान के खेतों में, चावल के खेतों में जो होता है वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। देखने को नहीं, एक्चुअली आप इसकी स्मेल करके पहचान सकते हैं। जो बड़ी बड़ी धान की फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर मीथेन गैस, और जो जहाँ पर जानवर वगैरह बंधे होते हैं, गाय भैंस इस तरीके से, वहाँ पर आपको मीथेन गैस जो है वो अधिक मात्रा में मिल जाती है, ठीक है ना। तो मीथेन गैस का जो डेंसिटी होता है एयर में वो कितना होता है? 0.00017% होता है, ठीक है ना। इसके बाद में प्रश्न पूछा गया है हमसे कि नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो मैंने आपको सारी बता दी। अब आपको पता भी है कि हीलियम वायु में है, आर्गन वायु में है, नियॉन वायु में है, रेडॉन गैस जो है वो वायु में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आगे का प्रश्न है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, अभी मैंने सभी गैसों का प्रतिशत आपको बताया था, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमसे पूछा है ऑक्सीजन का, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का, नहीं। नाइट्रोजन का, यस, अभी मैंने आपको 78% नाइट्रोजन का बताया था। और हाइड्रोजन का, नहीं। नाइट्रोजन का वातावरण में सबसे अधिक टेम्परेचर होने का कारण यह है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में अदर गैसों को भी बैलेंस में रखती है, हमारा एक इकोसिस्टम है उसको बैलेंस में रखती है, यानी कि ये चीज़ों को जलने से क्या है बचाती है, क्योंकि 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस अगर एटमॉस्फेयर से हटा दी जाए बिल्कुल तो क्या होगा? सभी चीज़ें अपने आप स्वतः ही जलने लगेंगी। लकड़ी वकड़ी की जितनी भी चीज़ें हैं, सूखी ड्राई जो भी हैं, सब में खुद ही आग लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो 78% नाइट्रोजन का परसेंटेज सर्वाधिक होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? बताइए।
अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी? नहीं। नाइट्रोजन? नहीं। जलवाष्प? नहीं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी क्यों नहीं होगी? कार्बन डाइऑक्साइड तो बाई एनिमल्स रिलीज की जाती है, बाई एनिमल्स। हम बायो में ह्यूमन और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनको कंसीडर्स एनिमल्स में ही करते हैं, ठीक है ना। कंसीडर उनको एनिमल्स में किया जाएगा जब हम स्टडी इस चीज़ की कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर बोल रहे हैं नाइट्रोजन या जलवाष्प या ऑक्सीजन। तो बेसिक सी बात है, जब हरी वनस्पतियाँ खत्म हो जाएंगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। वायुमंडल को दूषित करने वाली जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। अगर वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी? मात्रा अधिक हो जाएगी, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या होगा? सबसे ज़्यादा घातक होगा। लोग मरने लगेंगे, समझ रहे हो? लोग क्या, हर एक प्राणी, छोटे से छोटा प्राणी मरने लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। जो प्लांट होते हैं वो दो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का बैलेंस बनाए रखते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? हमारा यहाँ ऑप्शन राइट होगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? जेनेवा में, ठीक है। 17 मार्च 1951 को स्थापित किया गया था, ठीक है। क्या? मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है ना, WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का क्या करती है? स्टडी करती है कि जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसका किस तरीके का व्यवहार है, उसकी स्टडी के बारे में बताती है। तो यहाँ पर 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान लागू हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव जो है वो पैट्री ट्रास एवं अध्यक्ष डेविड ग्रीम्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ बता दे रही हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है। इसके बाद में विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब लागू हुआ था? तो वो 23 मार्च 1950, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है? NEA से आशय है। NEA की फुल फॉर्म यहाँ पूछी गई, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर जो फुल फॉर्म इसकी है वो क्या हो जाएगी? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। क्या हो जाएगा? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब देख लीजिए, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर। कभी कभी नेम हिंदी में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी इंग्लिश में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें दोनों ही लैंग्वेज में चीज़ों को जानना चाहिए और दोनों ही तरीके से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो पूरा नाम है वो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है, यानी कि इसको शॉर्ट में NEAA है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन जो है वो वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए बनाया गया है जिसमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है, ठीक है ना। तो आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको आगे के प्रश्न भी कराऊंगी। और साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्नों को सरल तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी हैं। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।